आप इससे पहले कि हम लोग दीपक इलाहाबादी को बुलाएं, मैं डॉक्टर प्रकाश जी को बोलना रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और आगे मंच का संचालन करें, संभालें। और पहले तो काव्य पत्र का डिटेल्स दे दे। हाँ बिल्कुल, एनर्जी आ गई, एनर्जेटिक नाउ इन एनर्जेटिक माइंड। अद्भुत प्रतिभा के धनी है जो कि हमारे अपना इनका पहला मंच है तो काव्य पद की ये गरिमा भी रही है सर राजेश मिश्रा सर कि हम लोग यही चाहते हैं कि इलाहाबाद में एक निस्वार्थ भाव से, आपने देखा भी होगा अरविंद जी ने लिखा भी था, निस्वार्थ भाव से हम सब उन लोगों को आगे करना चाहते हैं जो ऊंचाई इस गंगा जमुना सरस्वती की मिट्टी में थी, वो ऊंचाई कहीं न कहीं खो गई, मंचों पे जाके गुम हो गई और आज के व्यवसायिक युद्ध में पैसे के आगे वो धराशायी हो गई। तो उसी को फिर से हम पुनर्जीवित करना चाहते हैं। उस श्रृंखला में इम्तियाज गाजी जी का नाम पूरे इंडिया में बहुत जोर शोर से लिया जाता है कि जो साहित्य के जो वाकई जो पुरोधा हैं और साहित्य को जिन्होंने बचा के रखा है और जिनका स्पष्टवादी दृष्टिकोण है, जो सामने मुंह पे बोलते हैं, पीठ पे कभी नहीं बोलते और खुल के बोलते हैं। सामने वाले को कोई आपको मंच पे बुलाना हो ना बुलाना हो, वजह मैं भी एक बार इस गिलस में फंस चुका हूँ। मैं केजीएमसी में एमएस कर रहा था तो कवि सम्मेलन का शौक यहीं से चल रहा था। 1998 में कैलाश गौतम ने मुझे पहला मंच दिया था, उसके बाद मैंने मुड़ के नहीं देखा। केजीएमसी गया मैंने कवि सम्मेलन वहां चालू किया और ऐसे ऐसे मुझे वहां पे उस समय पैसे भी नहीं मिलते थे, 14,000 मिलते थे हम लोग को। तो चंदा लेके कवि सम्मेलन कराते हैं जैसे मनमोहन तन्हा जी लोग कराते हैं। तो उस समय आलम ये था और कवि सम्मेलन जो केजीएमसी का होता था वो उसकी बड़ी रूपरेखा होती थी, करीब 10,000 से ऊपर पब्लिक होती थी। गोपाल दास नीरज, प्रदीप चौबे उस समय हुआ करते थे। तो मैं एक छोटा सा वाक्य बना रहा हूँ, मैं किसी को मैंने बोलना नहीं चाहता, लेकिन उस समय पैसे बड़े कम होते थे, 25-30 हजार, किसी तरह 50,000 लेके हम लोग निकलते थे। मैंने अपने हाथ से गिन के लिफाफे में प्रदीप चौबे का जो बात हुई थी दिया और पैसा लेने के बाद बोले कि 1,000 रुपया कम, मैं किसी तरह हमने दिया। बाद में पता चला कि ये कवि लोग की नियत है। मैं इस मंच को बुराई नहीं करना कि ये लोग ऐसे ही करते हैं, प्रोफेशनल लोग ज्यादा ऐसे ही करते हैं। और उन्होंने क्या किया, जब से राजू श्रीवास्तव आए, कपिल आए, तो इन्होंने समझा कवि सम्मेलन को सरस्वती के माने मंच को हटा के उन्होंने इसको एक मस्करों का एक आइटम आयोजन बना दिया और चुटकुला हुआ और ये सब भद्दे भद्दे कमेंट हुए। तो कवि सम्मेलन माने विरक्त हो गया अपनी धारा से। जब लोग महादेवी जी को सुनने के लिए, दीपक जी, महादेवी जी वगैरह में इतनी ताकत थी, निराला जी में इतनी ताकत थी कि उनको सुनने के लिए लोग 3-3 बजे रात तक बैठे रहते। कोई ऐसा नहीं था कि वो हास्य बैंक के कवि थे, कोई ऐसा नहीं था कि वो विदेश के कवि थे, लेकिन वो अपनी विचारधारा में ऐसा कुछ दे जाते थे कि आदमी उसको हिफाजत से संजोता था। तो वो संस्कृति इलाहाबाद से पुनर्जीवित होगी जरूर। जो उसी को माने उसी श्रृंखला को भाई अरविंद जी मिले तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, एक ऐसा कार्यक्रम जरूर हम लोग करेंगे और भैया भी साथ स्वीकार किया इन्होंने। तो एक बार मैं राजेश मिश्रा जी को दूंगा, बहुत अच्छा बोलते हैं। ये हम लोग का प्रयास कैसा है, हमें आगे और कैसा करना चाहिए, एक बार आप। आदरणीय प्रोफेसर जी, आदरणीय डॉक्टर पाटिल जी, अरविंद जी, डॉक्टर प्रकाश, गाजी भाई, राज जी, तिवारी जी और बाकी यहाँ उपस्थित मैं सबके नाम से परिचित नहीं हूँ, लेकिन मैं पहली बात कहता हूँ कि गोष्ठी
की सार्थकता भीड़ से नहीं होती, गोष्ठी की सार्थकता सामने बैठे श्रोताओं की गंभीरता से होती है। नागरी प्रचारणी सभा काशी में एक वाकया आपको सुनाता हूं। महाप्राण पंडित सूर्यकांत निराला काव्य पाठ करने गए और जैसा कि उनको सुनने वालों से मैंने सुना है कि बहुत तरन्नुम में वो नहीं सुनाया करते थे, जैसे हमारे बच्चे जी सुनाया करते थे। हाँ, वो तरन्नुम में नहीं सुनाते थे, लेकिन उनकी लेखनी में दम था। स्वभाव से अक्कड़ और पक्कड़ दोनों। उन्होंने सुना निराला जी के नाम पर हाल तो पूरा खचाखच भरा, लेकिन जब उन्होंने सुनाना शुरू किया तो धीरे धीरे एक एक करके पूरा हॉल खाली हो गया। लेकिन निराला रुके नहीं, अपनी कविता पढ़ते जा रहे थे, उसी भाव में उसी लय में पढ़ते जा रहे थे। जब पढ़ के उन्होंने अपनी कविता समाप्त की तो पत्रकारों ने उन्हें घेरा और कहा कि निराला जी आप कविता किसे सुना रहे थे, पूरा हाथ तो खाली था। निराला ने, एक आदमी कल बैठा था, निराला ने कहा कि पूरा हाल खाली हो गया, कोई मतलब नहीं है। मैं सुनाना बंद करता तब जब ये एक आदमी उठ के चला गया होता। तो कहा वो कौन थे? तो कहा कि हिंदी के सबसे बड़े समालोचक आचार्य श्री रामचंद्र जी। कहा ये उठ के चले गए होते तो मैं तुरंत बंद कर। तो इसकी मर्यादा यही है, इसकी सीमा यही है, सुनने वाले कैसे। क्योंकि कोई भी शायर या कवि पता नहीं कितनी बार मरता जीता है उन भावों का, तब वो शब्दों में पिरोता है। कबीर साहब को लेकर के मैं बनारस से आ रहा था जावेद अख्तर, उन्होंने मुझे एक शेर सुनाया, आज तक मुझे नहीं भूला। और शेर था कि जानता हूं मैं तुमको ज़ौक़े शायरी भी है, शख्सियत सजाने में एक ये वाहिदी भी है। बहुत सारे लोग कविता इसलिए भी करते हैं, लेकिन कविता का वर्क नहीं है। शख्सियत सजाने में एक ये वाहिदी भी है। हर्फ क्यों चुनते हो, लफ्ज क्यों बुनते हो, इनके दरमियान क्या है? मैं जानता हूं शब्दों से, वर्णों से शब्द बनने की जो प्रक्रिया है और शब्दों से वाक्य रचना की जो प्रक्रिया है, उसमें कवि इतना टूटता उतराता है। वहां तक जाइए तब कविता समझ में आती है। और संसार की जितनी कविताएं हैं वो सबसे उच्च कोट की कविता, उत्कृष्ट कविता वही है जो वियोग में लिखी गई। वियोग में लिखी गई कविताएं सर्वोच्च कविताएं। बाकी तो ठीक है, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, सभी लिख रहे हैं, लेकिन मैंने कहा कविता की गंभीरता। दूसरी बात, इलाहाबाद के बारे में ये बहुत ही शुभ है कि आप लोग ये आयोजन कर रहे हैं, क्योंकि इलाहाबाद की ये परंपरा रही है कि गोष्ठियों में, लोगों के घरों में गोष्ठियां हो रही। यहाँ दो ग्रुप थे, प्रगतिवादी और परिमल। प्रगतिवादी में धर्मवीर भारती, सुमित्रानंद नंदन,
ये सारे लोग प्रगतिवादी में, हरिवंश साहब बच्चन थे जी, परिमल में थे, सब लोग परिमल में थे। और दुष्यंत कुमार, भैरव प्रसाद गुप्त, अमृत राय, मार्कंडे, ये सारे लोग प्रगतिशील में थे। लेकिन हमारे संग्रहालय के बाहर जो आज जब जाइए तो एक आश्रय स्थल बना हुआ है गेट नंबर 2 के बाहर। वो आश्रय स्थल बताते हैं पहले सड़क की तरफ था, वहां ये दोनों ग्रुप इकट्ठा होते थे। समझिए संस्मरण कितने अच्छे। और दोनों ग्रुप एकत्र होकर के आपने क्या लिखा, आपने क्या लिखा, आपने क्या लिखा, तो समस्या पूर्ति होती थी। और ये समस्या पूर्ति की परंपरा आज से नहीं है, गालिब के जमाने से। आप कहिए जो सुनने वाले हैं उसमें कहा आप और क्या कर दीजिए कि इसका भाव और अच्छा हो जाए, ये वहां बैठ के बताया। उसमें आगे बैठ के दुष्यंत आते, नारायण जी भी कभी कभी जाते थे, फिराक साहब जाते थे, लक्ष्मण जी जाते, ऐसे ऐसे स्वनाम धन्य जिनसे इलाहाबाद होता है। आइए आइए रवि भाई, बुरा भी है, इससे इलाहाबाद बनता है। अब ठीक है, आज कोई स्थिति नहीं है, लेकिन आप लोगों ने जो जैसे हमारे इतिहास भाई हैं, इनको मैं शुरू से देख रहा हूँ, ये एक मैं अकेले ही चला था जाली में बच्चे, लोग आस्था दे गए और तो ये उस परंपरा को लेके उस गाय को पाथेय बनाकर ही चल। और मैं बधाई दूंगा अरविंद जी को और आप सबको, कम से कम इस भारतीय दौड़ की जिंदगी में, क्योंकि इस जीवन में सब कुछ है, लोगों के पास सुनने का समय नहीं है। और ऐसे समय में जब कोई किसी के न सुन रहा, आप लोग सुनने के लिए अपने लिए तो ताली बजाई लीजिए। तो ये अभी कुछ बातें थी, लेकिन हम तो क्योंकि वो सुकवियों के बीच में मैं एक कविता भी आ गया हूँ, लेकिन मेरी रुचि है और आप सबको अभी जल्दी ही मैं आमंत्रित करूंगा। हमारे इलाहाबाद संग्रहालय ने पूरे विश्व में, क्या पूरे भारत में, क्योंकि आप जानते हैं कि 4 जो नेशनल म्यूजियम उसमें है, उसमें हम एक साहित्यिक गैलरी बनाते हैं, जिनकी सामग्री मेरे पास है। वो है पंडित बालकृष्ण भट्ट, लाला भगवान जी, श्रीधर पाठक, महादेवी वर्मा, प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त, महाप्राण निराला, सुमित्रा नंदन पंत, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और नरेश मिश्रा। इतने लोगों की ओरिजिनल सामग्री हमारे इनसे हाथ सीखा लो, ओरिजिनल निर्मला का पहला संस्करण मेरे पास, प्रेमचंद की जो निर्मला था, वो पूरी गैलरी तैयार कर दिया। प्रेमचंद की एक ऐसी डायरी रखी है म्यूजियम में, जिसमें वो दूध और दही का हिसाब रखते थे। और मजे की बात है कि वो गीता का रस किया है, उसको गीता के श्लोक लिखे हुए। तो ये है, उस जिस दिन उसका उद्घाटन होगा, मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, आप सब लोग रहेंगे, मुझे बहुत जल्दी ही उसके लिए हमने डेट मांगी है। या तो हमारे कल्चर रहेंगे या महामहिम हमारी अध्यक्ष आनंदी बेन जी, दोनों में से कोई भी कोई रहेगा, लेकिन उसमें आप सब लोग उपस्थिति रहेगी, क्योंकि आप सब साहित्य सेवा कर रहे हैं अपने अलग अलग प्रोफेशन के बावजूद। श्लाघनीय ये है, कविराज चर्चा प्रकरण में राजशेखर जो है अंतिम व्यक्ति है जो काव्य मीमांसा का लेखक है। ये
10वीं शताब्दी का। वो कविराज चर्चा प्रकरण में इन चीजों की चर्चा करता है कि कवि कैसे होना चाहिए, कितना चिंतन होता है कवि। तो बातें बहुत सारी है, लेकिन इसलिए आप लोगों को सुनना है, इसलिए अभी अपने को विराम दूंगा, क्योंकि कविता सुनना मुझे बहुत पसंद है। ये बस अद्भुत